हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आज जो हमारा फर्स्ट वीडियो आने वाला है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे मैंने कल ओवरव्यू के लेक्चर में आपको बताया था कि मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग की। पूरे डिटेल इलस्ट्रेशन, जितने भी मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन दिए हैं वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमें एक टॉपिक पूरा कवर करने वाले हैं और मॉड्यूल के ऑलमोस्ट इलस्ट्रेशन आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ विथ कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ। जो भी टॉपिक डिस्कस करूँगा आपको पूरा कंसेप्चुअली और फॉर्मूला कैसे फॉर्म होती है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, वो सारा मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इन डिटेल। और एक बात, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आज 1 जनवरी है और फर्स्ट वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपका नए साल का फर्स्ट जो रिजोल्यूशन होना चाहिए, अगर आप इंटरमीडिएट में हो तो आपका इंटरमीडिएट क्लियर करना है एनी हाउ। जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, जितनी मुझसे हो सकेगी मैं आपको हेल्प करूँगा। अल्टीमेट हेल्प आपको करनी है खुद की। तो एक रिजोल्यूशन बना लीजिए आज का कि हमें इंटरमीडिएट इसी साल में क्लियर करना है और नेक्स्ट ईयर में हमें सीए में बनना है। ओके, तो इसी रिजोल्यूशन के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो कि पूरा बेस रहने वाला है मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। मैं आपको लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आपको लेक्चर पूरा सुनना है या तो कहाँ तक सुनना है आपको क्लियरली आइडिया आ जाए। ओके, हम डिस्कस करने वाले हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि स्टडी नोट नंबर 1 है। वो पूरा बेसिक है, तो बेसिक अभी थियरी में कोई डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिकल पार्ट से, मतलब स्टडी नोट नंबर 2 से, जिसमें हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का रहने वाला है वो है मटेरियल कॉस्ट। एक हम जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के बारे में आपको मैं आज ओवरव्यू देने वाला हूँ और उसके इलस्ट्रेशन जो प्रैक्टिकल मॉड्यूल में दिए हैं वो 10 के ऊपर हम कैलकुलेट करने वाले हैं साथ में मिलके। ओके, आइए मैं पहले ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि कैसे हमारा मटेरियल कॉस्ट हम कितने पार्ट में डिवाइड है और किस तरह से उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और कितने वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ। यह पूरा आपका मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड एलिमेंट, उसमें 4 तरह की चीज़ें हमें पढ़नी है। 4 पॉइंट हमें टोटल कवर करने हैं, जिसमें फर्स्ट है मटेरियल कॉस्ट, फिर एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड। ये 4 पॉइंट मैं आपके साथ डिटेल में जितने भी इलस्ट्रेशन मॉड्यूल में दिए हैं वो मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। आज का हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। मटेरियल कॉस्ट के अंदर फर्दर कितने टॉपिक है वो पहले आपको मैं बता देता हूँ और कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। देखिए, मटेरियल कॉस्ट लेक्चर 1 आज का है हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा पार्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सेकंड पार्ट है लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी। थर्ड पार्ट है आईटीआर। अब आईटीआर सुन के आपके माइंड में एक ही चीज़ आती है कि इनकम टैक्स का रिटर्न, नहीं, आईटीआर मतलब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है यहाँ पे। और लास्ट वाला है मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी, मतलब लिफो मेथड, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड। ये 4 टाइप के आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हैं, तो इन चारों को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अब इन चारों टॉपिक को मैं एक साथ एक ही लेक्चर में कवर नहीं करने वाला हूँ। इस वाले वीडियो में, मतलब लेक्चर नंबर 1 में, आपको डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टॉपिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी एंड इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन तीनों को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेक्चर नंबर 2 जो आएगा उसमें मैं मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी, मतलब लिफो मेथड, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज, रिप्लेसमेंट मेथड, ये सारे मेथड के एक एक क्वेश्चन हमें दिए हैं, तो वो सारे इलस्ट्रेशन में डायरेक्टली आपको मॉड्यूल से ही सिखाने वाला हूँ। डायरेक्टली वहीं से हम कंसेप्चुअल आइडिया लेंगे और काफ़ी ईजी टॉपिक है। ये चारों टॉपिक बहुत ही ईजी है। आपने एक बार अगर पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया तो आपको मॉड्यूल ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, डायरेक्टली आप एग्ज़ाम के पेपर उठा के उसमें से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो आज का हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी एंड इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में। तो अब नेक्स्ट बात, अब आपको मैं इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। ये 3 टॉपिक तो पता चल गया। अब सर इलस्ट्रेशन भी बता दो कौन कौन से आप कवर करने वाले हो।
तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए आपको इलस्ट्रेशन दिए है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, 2 है, 13 है, 14 है, 15 और 16, ये सारे इलस्ट्रेशन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के, जो कि मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। सेकंड है लेवल्स। लेवल्स मतलब लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी। उसके लिए हमें 4 एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 3, 12, 19 एंड 20। एंड लास्ट वन टॉपिक हमारा जो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। काफ़ी छोटा टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में। इलस्ट्रेशन 2 दिए हैं, 4 एंड 18। ओके, तो ये सारे इलस्ट्रेशन इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ डिटेल में। 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को मैं टारगेट कर रहा हूँ। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, चलिए आइए मेरे साथ। कंसेप्चुअली पहले हम आइडिया ले लेंगे कि क्या होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, तो आप पहले कंसेप्ट पे फोकस करना, देन उसके क्वेश्चन सोल्व करना। ओके, देखिए मॉड्यूल में हमें दिया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैं फर्स्ट लाइन आपको फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ के दे देता हूँ, तो आपको थोड़ा ओवरव्यू आ जाए। द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजुअली कंसिस्ट बाइंग कॉस्ट प्लस ऑर्डर कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। बस यहीं तक हमें पढ़ना था। बस आगे का जो है मैं मेरी नोट से करवाने वाला हूँ। यहाँ पे 3 चीज़ें हमने पढ़ी, 3 वर्ड यहाँ पे आए, तो इन तीनों को आइडिया पहले मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई बाइंग कॉस्ट प्लस ऑर्डर कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। आपको बेसिकली आइडिया तो है, अगर आपने बीकॉम किया है तो ऑर्डर कॉस्ट क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, तो आपको बेसिकली आपको आइडिया तो है क्या करना होता है, इस मॉडल में क्या करना होता है। एक फॉर्मूला होती है, आप रख दो, उसमें आंसर ले लो। बट लॉजिक इसका क्या होता है मैं आपको आज बता देता हूँ। इसका कंसेप्ट क्या है इस फॉर्मूला को यूज़ करने का, व्हाट इज़ द पर्पस टू यूज़ दिस फॉर्मूला। यहाँ पे आपको 2 कॉस्ट दी गया, ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट एंड बाइंग कॉस्ट। जब भी कंपनी रॉ मटेरियल परचेस करती है तो परचेस करने के लिए उसको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। ऑर्डर प्लेस करने में उसकी कुछ कॉस्ट आती है, मतलब हमने एक ऑर्डर प्लेस किया, उसमें 100 रुपये खर्चा आया। फिर सेकंड ऑर्डर करेंगे, अगेन 100 रुपये। थर्ड ऑर्डर प्लेस किया, अगेन 100 रुपये। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर कॉस्ट। बाइंग कॉस्ट तो आपको पता है, जितने में हम रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं उसको बाइंग कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 kg मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया और पर kg का रेट है 10 रुपीज़, तो 10,000 इज़ माई बाइंग कॉस्ट। और एक ऑर्डर मैंने प्लेस किया, उसकी कॉस्ट आई 10 रुपये या तो 100 रुपीज़, तो वो मेरी हो गई ऑर्डर कॉस्ट। नाउ कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? कैरिंग कॉस्ट का सिमिलर नेम है स्टोरेज कॉस्ट। मतलब कि जो मैं रॉ मटेरियल परचेज करके लाने वाला हूँ उसको स्टोर करना होगा मुझे गोडाउन में, तो वो स्टोर करने के लिए जो भी गोडाउन का रेंट होगा, वो सारी कॉस्ट उसको कैरी करना। कैरी मतलब उसको स्टोर करना। स्टोर करने के लिए जो भी कॉस्ट आएगी उसको बोलेंगे हम कैरिंग कॉस्ट। इन शॉर्ट, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसको लाके स्टोर करते हैं, तो इसमें जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट एंड बाइंग कॉस्ट। नाउ आपको क्लियरली आइडिया आ गया है कि व्हाट इज़ बाइंग कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। नाउ सर हमें ये सिंपल आइडिया बता दीजिए कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है, ये क्या क्वांटिटी हमें मिलती है यहाँ पे फॉर्मूला में इनपुट करते हुए। तो मैं आपको एक छोटी सी लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, उसमें आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा। देखिए रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, उसमें 2 तरह की कॉस्ट जुड़ी है। मैंने जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया, ऑर्डर कॉस्ट आएगी और कैरिंग कॉस्ट आएगी। इन शॉर्ट, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर कॉस्ट, रॉ मटेरियल आएगा, मुझे कैरी करना होगा तो कैरिंग कॉस्ट आएगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? इनवर्स रिलेशन मतलब अगर एक कॉस्ट बढ़ेगी तो दूसरी कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। अगर दूसरी कम होगी तो एक बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट, अगर ऑर्डर कॉस्ट हम बढ़ा देते हैं तो हमारी कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। इन शॉर्ट, ऑर्डर कॉस्ट इंक्रीज हुई, कैरिंग कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। कैरिंग कॉस्ट डिक्रीज की हमने, ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। ये इनवर्स रिलेशन क्यों है, कैसे होता है, कैसे इनवर्स रिलेशनशिप है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ जो आपको क्लियरली आइडिया आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमें 12,000 kg पर एनम, मतलब कि रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है? 12,000 kg। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? अब हर महीने हम एक काम करते हैं, 1,000 kg में हम परचेज करें।
तो अगर मैं 1000 kg परचेस करता हूँ तो 12,000 मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मुझे 12 ऑर्डर प्लेस करने होंगे, अलग अलग 12 ऑर्डर, इंडिविजुअली 12 ऑर्डर में प्लेस करूँ, हर महीने 1000 kg परचेज करूँ, तो मेरी ऑर्डर कॉस्ट क्या होगी? 12 बार ऑर्डर करूँगा तो 12 टाइम ऑर्डर करने के लिए 12, अगर मान लो 100 रुपीज़ ऑर्डर कॉस्ट है तो 100 इंटू 1200 मेरी क्या हो जाएगी? ऑर्डर कॉस्ट। और सेम वे मैंने ऑर्डर ज़्यादा प्लेस किया है, क्वांटिटी कम आई है, तो उसकी जो स्टोरेज कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। तो ऑर्डर कॉस्ट इंक्रीज हुई तो मेरी स्टोरेज कॉस्ट क्या हुई? कम हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मुझे पता है पहले से कि 12,000 kg मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? 12,000 kg अभी से परचेस करके रख देते हैं। ऑर्डर कॉस्ट मेरी 100 रुपये, एक ही बार ऑर्डर प्लेस किया और आ गया, और पूरे साल का रॉ मटेरियल मैंने परचेस कर दिया। बट जो मैंने 12,000 kg परचेस करके मैंने स्टोर किया है, तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? पूरे साल मुझे उसको स्टोर करना होगा, तो स्टोरेज कॉस्ट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो नाउ आपको मैं बेसिक लॉजिक बताऊं तो विल्सन विल्सन करके ये मॉडल है, विल्सन मॉडल, जिसने डिराइव्ड किया है। अगर एग्जाम में आपको कंफ्यूजन करना होगा ना, तो ये क्वेश्चन दे देंगे और लिख देंगे सोल एज पर विल्सन मॉडल। विल्सन मॉडल कुछ नहीं है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मॉडल डिराइव्ड बाय विल्सन। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, विल्सन लिखे या तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिखे, दोनों सेम ही है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम। मैंने यहाँ तक आपको डिस्कस किया, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑर्डर कॉस्ट कम हो जाएगी। ऑर्डर कॉस्ट कैसे कम हुई? आपको लॉजिकली समझ आ गया है कि अगर मैं एक ही ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ तो ऑर्डर कॉस्ट मेरी 100 रुपये हुई, बट उसको कैरी करने के लिए मुझे पूरे साल तक उसको कैरी करना होगा, तो मेरी कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर मैं छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस करूँगा तो मेरी क्या हो जाएगी? कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन ऑर्डर कॉस्ट क्या हो गई? इंक्रीज़। तो नाउ हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा कि ऐसी क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे जहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाए, कि वो क्वांटिटी को ऑर्डर करना चाहिए जहाँ पे ये दोनों क्या रहे? मिनिमम रहे। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि जहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट भी ना बढ़े और कैरिंग कॉस्ट भी ना बढ़े। ओके, तो ये उसका कंसेप्ट था, बेसिक लॉजिक था। ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या क्वेश्चन होंगे। उससे पहले उसकी फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला काफ़ी इजी है। ईओक्यू में यहाँ पे बोलूँगा, ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2AO अपॉन सी। आइदर आपको यूज़ करना है 2AO या तो CP। अब सर कहाँ पे P लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है, तो मैंने क्लियरली यहाँ पे लिखा है, अब पढ़िए। व्हेन कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली गिवन, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, मतलब इन शॉर्ट कैरिंग कॉस्ट बता दिया है कि 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली गिवन। आइदर कैरिंग कॉस्ट वहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज में, तो जब भी परसेंटेज में दिया हो, मतलब कैरिंग कॉस्ट इज़ 8%, कैरिंग कॉस्ट इज़ 20%, तो आपको वहाँ पे P लगाना होगा। तो परसेंटेज में दिया है तो आपको P लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ओके, कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में दी है तो आपको P लगाना है बाजू में। P क्या होता है वो सारी डिटेल मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। 2A का मतलब होगा एनुअल डिमांड या तो एनुअल कंजम्पशन। रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन या तो रॉ मटेरियल की डिमांड हमें कितनी रिक्वायर्ड है। O का मतलब होगा ऑर्डर कॉस्ट, पर ऑर्डर हमारी कितनी कॉस्ट है। और सी का मतलब होगा कैरिंग कॉस्ट या तो स्टोरेज कॉस्ट। और P का मतलब होगा प्राइस पर यूनिट या तो प्राइस पर केजी, जो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी। काफ़ी इजी और सिंपल फॉर्मूला है, हमें खाली इसमें रखेंगे तो हमें मेन जो आंसर मिलेगा उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी होगी जहाँ पे हमारी ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम रहेगी। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखें, द कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन द ईयर। कितने ऑर्डर हमें प्लेस करने होंगे, तो कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल दिया है पर एनम, पूरे साल में हमें 10,000 kg चाहिए, मतलब एनुअल कंजप्शन ए दे दिया है। ऑर्डर प्लेस करेंगे तो पर ऑर्डर 50 रुपये कॉस्ट आने वाली है। और कॉस्ट पर रॉ मटेरियल मतलब हमें P दिया है, प्राइस पर केजी हमें दे दिया है 2 रुपीज़, एंड स्टोरेज कॉस्ट हमें यहाँ पे दी है C, मतलब 8% दिया है। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया था जब भी परसेंटेज में दे दे तो आपको बाजू में P लगाना है। तो फॉर्मूला हमारी हो जाएगी 2AO अपॉन CP। यहाँ पे P नहीं लगाया है क्योंकि CP की डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे कर ली है।
तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। देखो 2 इंटू 10,000 यूनिट दिए हैं, इंटू 50 डिवाइड बाई यहाँ पे 0.16 कैसे आया, तो 2 इंटू 8% करो तो 0.16 मिलेगा। मैंने बाजू में अपनी और करके आंसर लिखा है, तो आपको आंसर मिला 2500। नाउ इस क्वांटिटी पे अगर हम ऑर्डर करेंगे तो हमारी जो कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। ओके, नाउ 10,000 kg पूरे साल में हमारी रिक्वायरमेंट है, हम ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं फर्स्ट टाइम 2500, ऐसे करके 4 ऑर्डर प्लेस करने होंगे। अब 4 ऑर्डर कैसे, मैंने सर एज्यूम कर लिया आपने 4 ऑर्डर प्लेस करने होंगे, तो देखो एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है, 10,000 kg की है। मैं एक ऑर्डर प्लेस करने वाला हूँ 2500 का, तो डिवाइड बाई कर दूँ तो मुझे कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 4 ऑर्डर। 4 ऑर्डर प्लेस करूँगा पूरे साल में तो मेरी क्वांटिटी आ जाएगी, जिससे मेरी ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करके दी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑर्डर आ गया है। देखिए अभी मेरे पास माउस नहीं है तो मैं डायरेक्टली आपको डिटेल डिक्टेट करके बता रहा हूँ। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं कर्सर यूज़ करने वाला हूँ, तो कहाँ से कौन सी लाइन पढ़ने वाला हूँ तो आपको डिटेल में बताऊँगा। बट ये फर्स्ट लेक्चर है, मेरे पास माउस अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको एरो करके बता नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ। बट मैं जो स्क्रीन पे लिखा है वहीं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो वही चीज़ें है, और काफ़ी इजी है और काफ़ी सिंपल है, आपको इजीली पता चल जाएगा। ओके, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 फटाफट डिस्कस कर लेते हैं क्या दिया है उसमें। मैंने डायरेक्टली ऊपर इंडिकेट कर ही दिया है क्या क्या दिया है। एनुअल कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 18,250 यूनिट एट अ प्राइस 36.5, मतलब पी आपको दे दिया है पर यूनिट। स्टोरेज कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट आपको 20% बोला है, और ऑर्डर कॉस्ट आपको बोला है 50 रुपीज़। सारी चीज़ें दी है, फॉर्मूला में रख दो, 500 यूनिट आंसर आ जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। काफ़ी सिंपल है, एमसीक्यू में एग्जाम में आ जाता है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछना होगा तो इस तरह से पूछ लेंगे, अगर थोड़ा 5-6 मार्क्स में पूछना होगा तो। देखो क्या क्वेश्चन बनाया है, इलस्ट्रेशन नंबर 30। Anil company buying its annual requirement 36,000 unit in a 6 installment। यहाँ पे बोला है 6 installment, इट मीन्स जो 36,000 यूनिट है उसको 6 ऑर्डर में परचेज करते हैं। मतलब 36,000 डिवाइड बाई मैं 6 कर दूँ तो ईच ऑर्डर 6,000 यूनिट का वो प्लेस करते हैं। ये उसकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। नाउ ईच यूनिट ऑफ कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब प्राइस दे दी है पर यूनिट 1 रुपीज़, एंड द ऑर्डर कॉस्ट है 25 रुपीज़। द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट एस्टिमेटेड 20%, 20% बोला है, मतलब कैरिंग कॉस्ट सी दे दिया है 20%। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी, मतलब हम 6 ऑर्डर में परचेस कर रहे हैं वो, और हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग ईवोक्यू, अगर ईवोक्यू से हम परचेस करें तो कितना सेव करेंगे वो हमें पूछा है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट लिख दिया कि ए कितना है 36,000, ओ है 25 रुपीज़, सी दिया है 20% एंड पी दिया है 1 रुपीज़। सारी चीज़ें मैं फॉर्मूला में पुट कर दूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 3,000 यूनिट। तो ये मेरी आ गई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ यहाँ पे मुझे अब कंपेयर करनी है जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या करती है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी में हम मंगवाते हैं 6,000 यूनिट ईच ऑर्डर। अब मुझे ये कैसे पता चला, तो मैंने आपको बता दिया 36,000 और 6 इंस्टॉलमेंट में हम परचेस कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर दो तो 6,000 आएगा। तो मतलब हम 6,000 6,000 6,000 ऐसे करके क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं अभी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहती है, आपको 6 ऑर्डर नहीं पास करना है, आपको 3,000 का एक ऑर्डर पास करना है। तो दोनों में से कम कितनी है, क्या फ़ायदा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, वो देखते हैं। पहले कंपेयर करते हैं। देखो पहले हम देखेंगे एग्जिस्टिंग पॉलिसी। एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी में हमारी परचेस कॉस्ट कितनी आती है, तो हम 36,000 एनुअल रिक्वायरमेंट है और पर केजी हमारा रेट है 1 रुपीज़, तो 36,000 आएगा। ऑर्डर कॉस्ट, अब ऑर्डर कॉस्ट अगर हम एग्जिस्टिंग पॉलिसी से मंगवाते हैं तो 6 ऑर्डर पास करते हैं और पर ऑर्डर हमारी कॉस्ट आती है 25 रुपीज़। इन शॉर्ट 150 रुपीज़ आती है पूरे साल की ऑर्डर कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी, तो हम 6,000 क्वांटिटी हम परचेज करते हैं एक ऑर्डर में, तो हमें 6,000 का कैरी करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये 1/2 यहाँ पे क्यों लिया जाता है, 1/2 यहाँ पे सारे क्वेश्चन में आप देखोगे तो 1/2 क्यों लिया जाता है, तो उसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि 1/2 का मतलब क्या होगा कैरिंग कॉस्ट में, जो आपको हर बार लेना है। बेसिकली इट इज़ अ अजम्पशन,
ये एक अजम्पशन है कि जितनी भी क्वांटिटी हम परचेज करते हैं ना, उसका 50% हम प्रोडक्शन में जाएंगे और 50% हमें कैरी करना होगा। इन शॉर्ट मैंने 1000 kg अभी परचेज किया है रॉ मटेरियल, तो उसको 500 kg ही मैं गोडाउन में स्टोर करूंगा और 500 kg मेरा प्रोडक्शन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये एक अजम्पशन है कि 50% क्वांटिटी को ही हमें कैरी करना होगा। तो हमने 6000 यूनिट यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करके परचेस करते हैं, तो उसका 1/2 मतलब 50% यूनिट मतलब 3000 को ही हमें कैरी करना होगा। तो हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? ओनली 50% यूनिट की, मीन्स 3000 यूनिट की। अब वो कैसे आती है? 1 × 20%। 1 क्या है? पी है हमारा, प्राइस पर यूनिट, और 20% हमारी कैरिंग कॉस्ट है, मतलब प्राइस का 20%, तो 0.2। तो 600 रुपीज़ आपको मिलेगी कैरिंग कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट कर देंगे हम 36,000 + 150 + 600, तो आएगा 36,750। और ईओक्यू हमारी पॉलिसी है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो देखो परचेज कॉस्ट तो हमारी सेम रहेगी। परचेज कॉस्ट 36,000 यूनिट इंटू 1, 36,000। ऑर्डर कॉस्ट कितनी होगी? तो हम ईओक्यू में ऑर्डर कितना प्लेस करने वाले हैं? 3000 का। तो 36,000 मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है, मैं 3000 ईच ऑर्डर प्लेस करने वाला हूँ। तो मेरे कितने ऑर्डर जाएंगे? 12 ऑर्डर करने पड़ेंगे, और एक ऑर्डर की कॉस्ट मेरी क्या है? 25 रुपये है। तो 12 × 25 करेंगे तो 300। और कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? अब मैं देखो परचेज कम क्वांटिटी कर रहा हूँ, मतलब 3000 क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ, तो उसका 50% मुझे कैरी करना होगा, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 300। तो आपने यहाँ पे देखा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या होता है? ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो हमें चीपर हो जाता है, हमारा क्या हो जाती है? ऐसी क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं जहाँ पे ये दोनों कॉस्ट इक्वल हो जाती है। तो ये लाइव एग्जाम्पल था। टोटल कर देंगे 36,000 + 300 + 300, 36,600। हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से टोटल कॉस्ट आई 36,750 और ईओक्यू के हिसाब से आई 36,600। डिफरेंस निकालेंगे हम, तो ईओक्यू अगर हम यूज़ करते हैं तो 150 रुपीज़ का फ़ायदा होगा। तो ये आ गया सेविंग। तो ये था डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 काफ़ी इजी है, मैं फटाफट आपको कवर करवा देता हूँ। तो एनुअल डिमांड आपको दी है 3200, मतलब ए दे दिया है, पी दे दिया है 6 रुपीज़, सी दिया है 25% एंड ऑर्डर कॉस्ट दी है 150। ईओक्यू आप आसानी से निकाल दोगे। सेकंड क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ ऑर्डर कितने प्लेस करेंगे, तो 3200 डिवाइड बाई 800 कर देंगे तो हमको ऑर्डर मिल जाएंगे। और लास्ट में हमें पूछा है कि टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर, 2 ऑर्डर के बीच में गैप कितना होगा। तो आपको पता है 12 मंथ होते हैं, नंबर ऑफ मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो डिवाइड बाई ऑर्डर कितने करने हैं? हमें 4 ऑर्डर करने हैं, तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो 3 मंथ, मतलब हर 3 महीने बाद हमें एक ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, डिटेल में डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि ये इलस्ट्रेशन में जो मैराथन लेक्चर मतलब रिवीजन लेक्चर होगा, वो रिवीजन लेक्चर में भी यही क्वेश्चन मैं वापस आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो ये क्वेश्चन को अभी ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ध्यान देना यहाँ पे। देखो, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर द कंपोनेंट ऑफ अल्फा, पर्टिकुलर दिया है हमें, एनुअल डिमांड ए दे दिया है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर दे दिया है मतलब ओ दे दिया है, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट मतलब पी दे दिया है हमें, कैरिंग कॉस्ट दी है 20%। नाउ द कंपनी हैज़ बीन ऑफर द क्वांटिटी डिस्काउंट एट 4%। मतलब अगर ये जो प्राइस है हमारी 400, उसमें से हमें 4% डिस्काउंट मिलता है और हमें परचेज करना होगा, ऑर्डर साइज हमें करना होगा 4000 यूनिट। इन शॉर्ट, अगर हम 4% डिस्काउंट की ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं तो हमें ईच ऑर्डर ईओक्यू से पास नहीं करना है, हमें ऑर्डर प्लेस करना होगा 4000 यूनिट, ईच ऑर्डर 4000 यूनिट से प्लेस करना होगा। ओके, कंप्यूट करने के लिए बोला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि आपके अब बाएं हाथ का खेल है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना। एडवाइस बोला है कि क्वांटिटी ऑफर जो डिस्काउंट किया है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने कैलकुलेट कर ही ली है कैलकुलेटर में ही, कोई बड़ी बात नहीं है। हम डायरेक्टली कंपैरिजन पे जाएंगे कि हम
अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे परचेज करते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आती है, और ये क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आती है। तो मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं बता रहा क्योंकि आ गया 200 यूनिट। हम डायरेक्टली उसका इवेल्यूएशन देखते हैं। देखो फर्स्ट देखते हैं व्हेन ईवोक्यू, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हम परचेस करेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी हमारी, परचेस कॉस्ट कितनी होगी। तो देखो 8,000 यूनिट चाहिए पूरे साल में, और पर यूनिट की प्राइस है 400, तो 32 लाख हमारी आएगी परचेस कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट कितनी होगी, 8,000 यूनिट चाहिए, डिवाइड बाई 200 किया और इंटू 200 हमारी ऑर्डर कॉस्ट है, और 200 से डिवाइड क्यों किया, तो हमें मिलेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हमें प्लेस करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू हम क्या कर देंगे कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर, तो 8,000। एंड कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो हम एक ऑर्डर कर रहे हैं 200 का, तो 200 का हम 1/2 मीन्स 1/2 मतलब 100 यूनिट ही हमें कैरी करने होंगे। और कैरिंग कॉस्ट कितनी थी, तो देखो ऊपर ही लिखा है वो, क्योंकि जो फॉर्मूला है ना वहाँ पे 400 इंटू 20% तो कितना होगा 80 रुपीज़, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो 8,000। तो नाउ अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने आगे बोला था कि ऑर्डर कॉस्ट भी ना बढ़े और कैरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज ना हो जाए, दोनों क्या आ जाए इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे 8,000 आ गई, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई 32,16,000। तो ये आ गई टोटल कॉस्ट एस पर ईवोक्यू। नाउ अगर क्वांटिटी डिस्काउंट अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या होगी, तो क्वांटिटी डिस्काउंट कितना है 4% है। इन शॉर्ट हमारी जो 400 रुपीज़ प्राइस पर यूनिट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 4% से, तो प्राइस कितनी हो जाएगी 384। तो परचेज कॉस्ट अब क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी, तो 8,000 इंटू 384 करेंगे तो 30,72,000। और ऑर्डर कॉस्ट कितनी होगी, तो 8,000 यूनिट हमें चाहिए, और 4,000 यूनिट अगर हम क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट करेंगे तो हमें कितने यूनिट का ऑर्डर करना पड़ेगा 4,000 यूनिट। इन शॉर्ट 2 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, तो 2 ऑर्डर की कॉस्ट कितनी होगी ओनली 400। बट उसके सामने हमारी कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि 4,000 में से हम 1/2 उसका क्या करेंगे कैरी करेंगे, और 384 का 20% हमारी क्या होगी कैरिंग कॉस्ट, तो वो होगी 1,53,600। तो उसकी टोटल कॉस्ट आई 32,26,000। नाउ अब दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो कि हमें ईवो क्यू से ऑर्डर करना चाहिए या क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली ईवो क्यू में हमारी कॉस्ट क्या है कम है, तो हमें क्या करना चाहिए ईवो क्यू से परचेस करो, क्वांटिटी डिस्काउंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी कॉस्ट उसमें क्या हो रही है बढ़ रही है इसीलिए। नाउ यहाँ पे ईवो क्यू के सारे क्वेश्चन ओवर होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लेना था लेकिन मैं पीडीएफ में इंक्लूड करना भूल गया हूँ, तो मैं आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में जब स्टार्ट करूँगा तब पहले वो एक क्वेश्चन मेरा जो छूट गया है वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी। अब लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी होता क्या है पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक पूरा टैंक बनाया है। टैंक के अंदर मान लो एक लिक्विड भरा है और वो लीटर्स में या तो केजीज में व्हाटसोएवर है, ये पूरा टैंक भरा है। मान लो ये हमारी फैक्ट्री है और उसके अंदर हमने लिक्विड स्टोर करके रखा है, तो हमें लिक्विड यूज़ करते हैं हम प्रोडक्शन के लिए। ये हमारा एक वन टाइप ऑफ मटेरियल है, उससे हम क्या बनाते हैं या तो केमिकल बनाते हैं ऑयल बनाते हैं। तो ये वो रॉ मटेरियल उसका हम क्या करते हैं एक लेवल डिसाइड कर लेते हैं कि मैक्सिमम इतना तो होना ही चाहिए, रॉ मटेरियल हमारे पास इतना तो होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर एरो ड्रॉ किया है और वहाँ मैक्सिमम लेवल, इन शॉर्ट हम एक लेवल बना दिया कि इतना मैक्सिमम इतना रॉ मटेरियल होना चाहिए। नेक्स्ट लेवल हमने बनाया क्या ऑर्डर लेवल, कि अगर क्वांटिटी इस लेवल पे आ जाती है तो हम री ऑर्डर कर देंगे, मतलब रॉ मटेरियल को वापस परचेज का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट आता है मिनिमम लेवल। इन शॉर्ट मिनिमम इतना तो रहना ही चाहिए, क्वांटिटी इतनी तो होना ही चाहिए, हमारे जो टैंक है उसमें इतना रॉ मटेरियल तो होना ही चाहिए। उससे पहले हमें क्या कर देना होगा ऑर्डर प्लेस कर देना होगा। और सेफ्टी लेवल कब तक है, तक मिनिमम लेवल से नीचे आ जाते हैं तब हमारा क्या होता है सेफ्टी लेवल होता है, और उससे भी अगर नीचे जाता है तो डेंजर लेवल आ जाता है। क्योंकि डेंजर लेवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे नीचे क्वांटिटी गई या तो इससे नीचे केमिकल गया तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा।
तो प्रोडक्शन ना रुके इसलिए हम क्या करते हैं, एक लेवल्स डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा लेवल पे हमें क्या कर देना है, रीऑर्डर प्लेस कर देना है, क्या मिनिमम लेवल होना चाहिए क्वांटिटी का, क्या मैक्सिमम लेवल होना चाहिए, इतने पे हम सेफ है, अभी तक हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो ये हमारा होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी। नाउ इसको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ यूनिट्स में हमें, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट 5 फॉर्मूलाज दी है। मैं आपको पहले फॉर्मूला फटाफट बता देता हूँ, फिर हम डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद करनी है। तो ईच एंड एवरी जो यहाँ पे लेवल बोले उसकी 5 छोटी सी फॉर्मूला है, वो आपको याद करनी है। मैं आपको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इन शॉर्ट मैंने आपको लेवल्स क्या होते हैं वो बता दिया है। एक क्वांटिटी होती है, उसका हमें स्टोर करना होता है, जिसमें मैक्सिमम, मिनिमम, ऑर्डर लेवल, सेफ्टी लेवल एंड डेंजर लेवल है। तो ईच मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ क्या है। ऑर्डर लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ऑर्डर लेवल, या तो इसको री ऑर्डर लेवल। ये वो लेवल है जहाँ पे हमें पता चल जाए कि इतनी क्वांटिटी के बाद हमें क्या कर देना है, नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर देना है। क्योंकि अभी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जो क्वांटिटी होती है वो हमें कब मिलेगी, 1 वीक बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो क्वांटिटी आती है। तो ये अगर ये लेवल पे अगर आ जाती है क्वांटिटी, हमारी रॉ मटेरियल ये लेवल पे हो, तो हमें क्या कर देना है, री ऑर्डर मतलब ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, तो कि मैक्सिमम कंजम्पशन कितना हो रहा है वो देखो, और मैक्सिमम टाइम का मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम आज ऑर्डर हम प्लेस करते हैं तो मैक्सिमम कितने दिन के बाद वो क्वांटिटी हमारे गोडाउन में होगी। ओके। सेकंड फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल हमें फाइंड करना है, मतलब टॉप जो लेवल था कि मैक्सिमम हम कितनी रखेंगे स्टोर करके। तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, ऑर्डर लेवल मतलब हम कौन से लेवल पे ऑर्डर करेंगे, प्लस करेंगे ईओक्यू, ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, लेस करेंगे मिनिमम कंजम्पशन मतलब मिनिमम हम कितना कंजम्पशन करते हैं, और मिनिमम टाइम मतलब आज हमने ऑर्डर प्लेस किया तो 3 दिन में रॉ मटेरियल आ गया, या तो 4 दिन में आ गया, मैक्स टू मैक्स 10 दिन के बाद आ जाता है। तो 4 दिन इज़ अ मिनिमम टाइम, 10 डेज इज़ अ मैक्सिमम टाइम। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है मिनिमम कंजम्पशन कितना है इनटू मिनिमम टाइम से। ओके। अब यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट में बताऊँ, बाकी सारे बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को, मुझे भी इवन याद नहीं रहती थी फॉर्मूला, तो मैंने क्या शॉर्टकट की थी, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम में ऑर्डरिंग लेवल तो है ही, ऑर्डर लेवल तो प्लस करना है। मैक्सिमम है वहाँ पे फॉर्मूला बड़ी है, मिनिमम है वहाँ पे फॉर्मूला छोटी है, और मैक्सिमम में मिनिमम कंजप्शन लेना है और मिनिमम में एवरेज कंजप्शन लेना है। तो मैक्सिमम में क्या लेना है, मिनिमम कंजप्शन। इन शॉर्ट मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करते हैं तब जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वहाँ पे हमें क्या लेना है, मिनिमम लेना है। तो इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, अदरवाइज फॉर्मूला तो हम याद रख ही लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, और काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है। मिनिमम लेवल देखो, मिनिमम लेवल की फॉर्मूला ऑर्डर लेवल, यहाँ पे ईवो क्यों निकाल दिया, मिनिमम लेवल फॉर्मूला भी क्या हो गई है, मिनिमम हो गई है। ऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन बोले या तो एवरेज कंजम्पशन, बोथ वर्ड आर सेम, उसका मतलब सेम होता है दोनों का। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल टाइम। अब ये नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल टाइम क्या होता है सर, इसका मतलब होता है एवरेज कंजम्पशन और एवरेज टाइम। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे सर एवरेज कंजम्पशन, तो यहाँ पे देखो उसकी भी हम फॉर्मूला रखते हैं सारी चीज़ों की। देखो मिनिमम कंजम्पशन कितना है और मैक्सिमम कितना होगा, मतलब मिनिमम हमें 10 kg चाहिए, मैक्सिमम 50 kg चाहिए, तो उसका डिवाइड बाई 2 कर दो तो 25 kg इज़ एवरेज कंजम्पशन। नॉर्मल टाइम क्या होगा, मिनिमम टाइम 4 दिन में रॉ मटेरियल आ जाता है, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आ जाता है, दोनों को टोटल कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका नॉर्मल टाइम मिल जाएगा आपको। ओके। नाउ डेंजर लेवल। डेंजर लेवल किसको बोलेंगे, तो नॉर्मल मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज हमारा कंजम्पशन कितना है वो देखो, इनटू यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सेपरेटली गिवन होगा इमरजेंसी परचेज, मतलब डेंजर लेवल जब आ जाता है तब हम इमरजेंसी हमें परचेज करना होगा रॉ मटेरियल, अदरवाइज हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो मैक्सिमम पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज, इमरजेंसी में परचेज करने के लिए टाइम दिया होगा कि इमरजेंसी में अगर ऑर्डर पास करते हैं तो हमें 3 दिन में मिल जाता है रॉ मटेरियल। ओके। और लास्ट वन है सेफ्टी स्टॉक लेवल। सेफ्टी स्टॉक लेवल की फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है वो देखेंगे, और मैक्सिमम टाइम मतलब 10 दिन में आ जाता है, और एवरेज टाइम मतलब 7 दिन, उसको माइनस कर दो, डिफरेंस जो होगा 3 सॉरी 3 दिन मल्टीप्लाई कर दो, तो मैक्सिमम मतलब सेफ्टी स्टॉक लेवल आपको मिल जाएगा। और 2 एडिशनल फॉर्मूला यहाँ पे दी है, एवरेज स्टॉक लेवल जो कि आपको मॉड्यूल में दी है,
एवरेज स्टॉक लेवल हमें फाइंड करना हो तो उसकी दो फॉर्मूला है। मिनिमम लेवल का जो आंसर आया प्लस मैक्सिमम कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो एवरेज स्टॉक लेवल मिलेगा। अदरवाइज ये सारे लेवल्स आपने नहीं फाइंड आउट किए, खाली मिनिमम लेवल फाइंड किया है प्लस 1/2 EOQ से कर दोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। नाउ एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों फॉर्मूला और करके लिखिए, दोनों का आंसर आपको डिफरेंट मिलेगा। आपको जनरली ऐसा आइडिया होता है कि सर दोनों फॉर्मूला यूज़ करके आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आने वाला है दोनों फॉर्मूला से। ओके, नाउ इसके क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ये आपकी मॉड्यूल में आपको ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन है, बट मैंने अपने हैंड रिटन नोट से मुझे अच्छी लगी तो मैंने वैसे लिख के बताया है आपको। इलस्ट्रेशन 3 देखो, नॉर्मल यूसेज दिया है, मतलब एवरेज कंजप्शन बोलते हैं उसको, या तो एवरेज यूसेज। मैक्सिमम दिया है, मिनिमम दिया है। रीऑर्डर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ यहाँ पे हमें ए और बी दोनों के लिए कैलकुलेट करना है। मैं आपको ए के लिए डिस्कस करने वाला हूँ। और रीऑर्डर पीरियड दिया है, ए के लिए दिया है 4 to 6 वीक। इसका मतलब क्या होगा? 4 to 6, 4 है वो मिनिमम टाइम है और 6 है वो मैक्सिमम टाइम है। मतलब आज मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो 4 वीक के अंदर, मिनिमम 4 वीक के अंदर आ जाएगा, बट मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? 6 वीक। तो उन दोनों का टोटल कर दो तो एवरेज टाइम कितना मिलेगा आपको? 5। और यहाँ पे 2 और 4 दिया है, तो मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम टाइम आपको दिया है। कैलकुलेट करने हैं, चारों फॉर्मूला यूज़ करनी है यहाँ पे। तो पहले रीऑर्डर लेवल में कैलकुलेट करूँ तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम, तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? तो आपको दिया है 450 इनटू मैक्सिमम टाइम है ए के लिए 6 है और बी के लिए 4 है। नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट करना है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल की फॉर्मूला था ऑर्डर लेवल ब्रैकेट में एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज टाइम। तो एवरेज कंजप्शन आपने फाइंड कर लिया है। कैसे फाइंड किया? एवरेज कंजप्शन कैसे मिलेगा? डायरेक्टली दे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है, एवरेज 300 दिया है, तो 300 इंटू कर देंगे एवरेज टाइम। एवरेज टाइम कैसे मिलेगा? 4 + 6 डिवाइड बाई 2 और 2 + 4 डिवाइड बाई 2, तो आपको एवरेज टाइम मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। सेम वे मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला थी ऑर्डर लेवल प्लस EOQ। यहाँ पे ROQ लिखा है, EOQ लिखो, दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, तो वो दोनों वर्ड सेम ही है। माइनस करना है मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। सारी चीज़ें आपको ऊपर दिया है, मिनिमम यूसेज 150 दिया है, मिनिमम टाइम दिया है 4 एंड वहाँ पे 2 दिया है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला में रखो, मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा मिनिमम लेवल। एंड लास्ट वन जो मैंने बोला था एवरेज स्टॉक लेवल, उसकी दोनों फॉर्मूला से यहाँ पे आंसर फाइंड आउट किया है। तो सर एग्जाम में हमें पूछेंगे एवरेज स्टॉक लेवल, तो हमें क्या आंसर सिलेक्ट करना होगा, क्या आंसर लिखना होगा? नाउ ये जो नेक्स्ट जो हमारी अभी ऑनलाइन की पैटर्न है, अगर ये क्वेश्चन आया सेक्शन सी में तो आपको ये दोनों आंसर मेंशन करने हैं और करके दोनों आंसर लिखने हैं। ओके, कि आइदर ये और आइदर ये क्वांटिटी, दोनों फॉर्मूला को आप ये एक नोट करके लिख देना है कि अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ तो ये आएगा और ये फॉर्मूला यूज़ करूँ तो ये आंसर आएगा, तो आपके मार्क्स कटे ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, सेम डिट्टो इलस्ट्रेशन है, खाली इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे चेंज की है। अदरवाइज 4 to 6 वीक है, 2 to 4 वीक्स है, खाली ऊपर थोड़ा चेंज किया है रीऑर्डर क्वांटिटी में और यूसेज में। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो इसको डिस्कस करने का कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में जाते हैं, जो कि काफ़ी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें हम पाँचों के 5 लेवल फाइंड आउट करेंगे। ओके, और EOQ भी इसमें है, तो ज़रा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ना। ये क्वेश्चन भी मैं आपकी रिवीजन सीरीज़ में ये डिस्कस करूँगा आपको, जब रिवीजन वीडियो में लेक्चर डिस्कस करूँगा आपके साथ, तो यही वाला क्वेश्चन मैं आपके साथ पहले डिटेल में डिस्कस करूँगा और फिर पेपर का क्वेश्चन भी लेंगे हम। तो देखो यहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग परचेज ऑर्डर, ओ हमें दे दिया है 20 रुपीज़। नंबर ऑफ़ यूनिट परचेज करने हैं ड्यूरिंग द ईयर 5000, मतलब ए दे दिया है। पी भी दे दिया है 50 रुपीज़। एनुअल स्टोरेज कॉस्ट मतलब सी दे दिया है 5 रुपीज़। और यहाँ पे बाकी सारी डिटेल क्या दी है, देखो एवरेज 10 डेज दे दिए, मतलब एवरेज टाइम दे दिया। मैक्सिमम 15 है, मिनिमम 6 डेज है, और इमरजेंसी में हम परचेज करेंगे तो 4 दिन में आ जाता है, मतलब डेंजर लेवल भी यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। एवरेज कंजम्पशन दिया है हमें 15 यूनिट और मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है हमें 20 यूनिट, तो मिनिमम कंजम्पशन हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मिनिमम कंजम्पशन? तो एवरेज कंजम्पशन की मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी, मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन दिया है 15, मिनिमम नहीं दिया है, प्लस मैक्सिमम दे दिया है 20, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो मिनिमम कंजम्पशन आ जाएगा 10 यूनिट। तो जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी वो हमने फाइंड कर ली।
पहले EOQ कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला है वहाँ पे हमें चाहिए EOQ। तो EOQ यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है, 2 × 5000 × 20 डिवाइड बाई 5, तो हमें मिल गया 200 यूनिट। तो EOQ भी मिल गया। नाउ हमें फॉर्मूला रखनी है, पहले ऑर्डर लेवल की रखेंगे। देखो आंसर, ऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, 20 यूनिट्स है। मैक्सिमम टाइम है 15 डेज, तो 300 यूनिट। मैक्सिमम लेवल फाइंड आउट करेंगे, उसकी फॉर्मूला आपने 300 यूनिट दिया है। मैं फॉर्मूला वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं फटाफट आगे जा रहा हूँ। 300 यूनिट प्लस EOQ हमने अभी कैलकुलेट किया 200 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 10 × 6 डेज, तो आंसर मिलेगा 450। ये आ गया मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल, ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज टाइम, एवरेज कंजम्पशन भी दिया है, एवरेज टाइम भी दिया है। फॉर्मूला में रखेंगे, आंसर आ जाएगा 150। मिनिमम लेवल 150। डेंजर लेवल, एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी परचेज के हमारे अलग से 4 डेज दिए, मतलब 4 डेज अलग से दे दिए हैं, तो 15 × 4 तो 60 यूनिट। सेफ्टी लेवल, सेफ्टी लेवल की फॉर्मूला, अब ना क्वेश्चन में हमें नहीं बोला है सेफ्टी लेवल फाइंड आउट करने के लिए, बट मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है कि सेफ्टी लेवल भी कैलकुलेट करो। तो मैक्सिमम कंजम्पशन था 20 यूनिट और मैक्सिमम टाइम 15 डेज था और एवरेज टाइम था 10 डेज, तो 5 डेज आंसर आएगा। तो आपका सेफ्टी लेवल आ जाएगा 100। तो अगर मैं आपको वहीं अपना रॉ मटेरियल वाला टैंक दिखाऊं, तो देखो मैंने आपको दिखाया था मैक्सिमम लेवल, मतलब मैक्सिमम हमें कितना होना चाहिए, 450 यूनिट होना ही चाहिए। 300 लेवल आता है तब हमें क्या कर देना है, क्वांटिटी का रीऑर्डर प्लेस कर देना है। अगर उससे नीचे गए तो मिनिमम लेवल हमारा कितना है, 150। 150 तो होना ही चाहिए। अगर उससे भी नीचे गए तो हम सेफ्टी में चल रहे हैं, कब तक, 100। ये जो हमारे आंसर आया ना फॉर्मूला में रख के, वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। 100 तक हम सेफ है। अगर 60 तक आ गए तो हमारा क्या है, डेंजर लेवल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 60 से नीचे गए तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये बेसिकली 5 लेवल का ये कंसेप्ट था, जो मैंने एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसके टोटल 4 क्वेश्चन दिए, उसमें से 3 हो गए। नाउ लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 20। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे EOQ कैलकुलेट करना है और सारे लेवल कैलकुलेट करने हैं। मैं यहाँ पे सारे लेवल कैलकुलेट नहीं करवाने वाला, मैं खाली आपको EOQ बता दूंगा यहाँ पे। तो देखो, एवरेज मंथली मार्केट डिमांड ये है, यहाँ पे इसका कुछ काम नहीं है, हमें कोई चीज़ नहीं करनी है। 2000 ट्यूब का कोई करना नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट दी है, मतलब O दे दिया है, इन्वेंटरी की कैरिंग कॉस्ट दे दी है, और P दे दिया है 500, और नॉर्मल यूसेज है, मिनिमम यूसेज है एंड मैक्सिमम यूज है, एंड लीड टाइम टू बी, लीड टाइम मतलब क्या होगा, मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम टाइम दिया है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, देखो। और यहाँ पे हमें बोला भी है, इफ़ सप्लायर इज़ विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इट इज़ एक्सेप्टेड। जो हमने वहाँ पे कैलकुलेशन की थी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, जो प्राइस में से हमने 5% माइनस करके जो कैलकुलेशन की थी, सेम वे कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करनी है। ये पार्ट मैं आपको ये होमवर्क में रखने वाला हूँ, बट मैं यहाँ पे खाली एनुअल कंजम्पशन बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट किया है। तो ये देखो, एनुअल कंजम्पशन ऑफ ट्यूब, एनुअल यूसेज ऑफ ट्यूब यहाँ पे लिखा है। तो नॉर्मल कंजम्पशन कितना है पर वीक, मतलब ऑन एन एवरेज हमें कितना यूज़ करना है रॉ मटेरियल का, तो 100 ट्यूब चाहिए ऑन एन एवरेज। और पूरे साल में कितने वीक होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो ऑन एन एवरेज हमारा रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना होगा, 5200। तो ये हमें ए मिल गया। बाकी सारी चीज़ें हमें दी है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो आपका 102 आपका आ गया EOQ। ना अब क्वांटिटी डिस्काउंट है वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए होमवर्क में मैं पार्ट रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये पार्ट आपके लिए होमवर्क में है, ओके। तो यहाँ पे हमारा लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी भी ओवर होता है। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिए। नाउ लास्ट वाला पार्ट, जो कि काफ़ी इजी है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक से कर दो ना। सर मटेरियल कंज्यूम कैसे मिलेगा हमें, तो मटेरियल कंजम्पशन का कुछ नहीं, ओपनिंग स्टॉक जितना है प्लस परचेज कर दो माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दो, ये मिलता है मटेरियल कंज्यूम। और एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये हमें मिल जाएगा एवरेज स्टॉक। अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है सर, तो इन्वेंटरी मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल आया कितनी बार टर्न हुआ, टर्न कितनी बार हुआ, आया फिर प्रोडक्शन में गया, रॉ मटेरियल आया फिर प्रोडक्शन में गया। सेम वे ऐसे फिनिश गुड की भी इन्वेंटरी होगी, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमारा होता है। जैसे एक एग्जांपल दूँ, मैंने 10,000 यूनिट प्रोडक्शन किए और गोडाउन में रखे, वहाँ से चले गए मार्केट में,
अगेन मैंने यूनिट प्रोडक्शन किए और मैंने गोडाउन में रखे, वो चले गए मार्केट में सेल होने के लिए। अगेन मैंने ऐसे प्रोडक्शन करके गोडाउन में स्टोर किया और वो चले गए मार्केट में। तो ये जो टर्न हो रहा है ना इन्वेंटरी का, ये फिनिश गुड का भी हो सकता है, रॉ मटेरियल का भी हो सकता है और वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है। तो ये कितनी बार टर्न हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जितना भी ज़्यादा टर्न हो वो अच्छा होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा मार्केट में क्या होगा, सेल होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला काफ़ी सिंपल थी, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एवरेज मिलेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन दिए हैं हमारी मॉड्यूल में। 2 इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, कंप्यूट करना है हमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जिसमें ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, और यहाँ पे डायरेक्टली मटेरियल कंज्यूम हमें दे दिया है, मतलब परचेज नहीं दिया है तो हमें अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली कंज्यूम दे दिया है 78,000, डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक से कर देंगे। एवरेज कैसे मिलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, 6 टाइम मिलेगा। टाइम लिखना ज़रूरी है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में टाइम लिखोगे तो आपका मार्क्स पूरा मिलेगा आपको। ओके, इसीलिए ऑनलाइन पैटर्न है, आपको आंसर क्लियरली आपको पीछे लिखना है 6 टाइम। और इलस्ट्रेशन नंबर 18 दिया है, यहाँ पे मटेरियल ए और मटेरियल बी दोनों के लिए हमें क्या करना है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेस दिया है और क्लोजिंग दिया है। तो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, वहाँ पे मैं ऐसा लिख दूँ, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक है, वहाँ पे लिखूँ ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगी मेरी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की। तो ए का आया 7 टाइम और बी का आया 2.5 टाइम। तो नाउ मैंने यहाँ पे डिटेल में आपके साथ मैंने जितने भी इलस्ट्रेशन बोले थे वो मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, जो भी इलस्ट्रेशन मैंने डिस्कस किए हैं, या तो और कोई इलस्ट्रेशन है उसमें आपको डाउट होता है, तो मैंने आपको ओवरव्यू वाले लेक्चर में 2 व्हाट्सएप के ग्रुप सजेस्ट किए हैं। अगर आप इंटरमीडिएट वाले हो तो इंटर का मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, जिसमें मैं भी हूँ, और आप पर्सनली मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और उसमें ऑल ओवर इंडिया से सारे CMA के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके अगर आपको कोई भी डाउट होता है उस ग्रुप में आपको खाली क्वेश्चन पुट कर देना है फ़ोटो डाल के कि मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ आया है, तो कोई भी बच्चा आपको जिसको आता होगा वो आपको सॉल्यूशन दे देगा। अगर मेरे पास फ्री टाइम रहा तो मैं भी आपको उसमें रिप्लाई कर दूंगा। ओके, और उस ग्रुप में आप कोई भी क्वेश्चन हो, अगर इंटर के बच्चे हो, आप ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोनों ग्रुप के आपके व्हाट्सोएवर DT लो, व्हाट्सोएवर सब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेरी है, आप उस ग्रुप में क्वेश्चन पूछो। जिस बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सारे बच्चे एक दूसरे के डाउट सोल्व करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे, जहाँ पे कोई फैकल्टी अवेलेबल नहीं होती है और तब भी हमें ज़्यादा डाउट्स आते हैं, तो इस ग्रुप का हम पॉजिटिव यूज़ करने वाले हैं कि अपने डाउट जितने भी होंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप रख दोगे तो आपको वो सारे वहाँ पे जिसको भी आता होगा वो सोल्व कर देंगे। और अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से आता है और किसी और बच्चे ने आपको पूछा है तो उस टॉपिक का पर्टिकुलर आप आंसर भी दे सकते हो, वहाँ पे रिप्लाई भी कर सकते हो। और इस वीडियो की आपको अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे टेलीग्राम में मैं इसकी PDF आपको पोस्ट कर देने वाला हूँ। ईच एंड एवरी लेक्चर की PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में, वीडियो की लिंक होगी, उसके ऊपर आपको PDF मिल जाएगी। ओके, तो आज का डिस्कशन यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ है तो आप अपने फ्रेंड्स को और भी बच्चों को सेंड कीजिए, जो कि फ्री में आपको ये सीरीज़ का बेनिफिट ले सके, और सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन कर दीजिए कि ये आ गया है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का डिटेल इलस्ट्रेशन डिस्कशन। सारा इलस्ट्रेशन मैं आपके साथ डिटेल में करने वाला हूँ। सेम वे फाइनल का भी वीडियो आने वाला है, फाइनल का मैं SCM डिस्कस करने वाला हूँ। आज का मेरा टॉपिक रहेगा वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग डिस्कस करने वाला हूँ। तो वो भी वीडियो की लिंक आप सारे बच्चों में, जितने भी इंटर के स्टूडेंट हैं, फाइनल के स्टूडेंट हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और सारी PDF सारा आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। सारे इलस्ट्रेशन डिटेल में डिस्कशन फ्री में होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।